तो बच्चों कैसे हो आप लोग। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री। और क्लास 10 की केमिस्ट्री में क्या चल रहा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दो चीज़ें तो एक्चुअली पढ़ भी ली थी। क्या पढ़ ली थी हमने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ भी लिया था। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हमने। तो अगर आपने वो सारी चीज़ें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक तो दे ही दूंगा, या आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। और आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली मैं ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन भी आज ही पढ़ाने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको एक अलग पार्ट ही बना दूंगा जिसमें मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊँ। क्योंकि आप जब 10th पास आउट करोगे, साइंस लोगे अगर, तो क्या होगा ना, रिडॉक्स रिएक्शन नाम का एक चैप्टर मिल जाएगा जिसमें एक्सप्लेनेशन से पढ़ना है। तो क्यों नहीं इसका बेसिक भी थोड़ा सा बता दिया जाए अच्छे से, जिससे आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो। तो मैंने सोचा इसको अलग से बता दूंगा। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो शुरू करें इसको। मैं हूं आनंद कुमार भारती और आप पहुंच चुके हैं एकलव्य क्लासेस के YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ना हमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसको हम लोग एक डे लाइफ एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। और ये थोड़ी सी ना, ये जो कहानी है डे लाइफ एग्जाम्पल, तो ट्रेजिडी भरी है दैया वाली कहानी है। तो थोड़ा ध्यान से देखना क्या है। तो मेरा कार्टून थोड़ा खराब है लेकिन काम चलाना। एक लड़का है, क्या है, एक लड़का है और क्या है, एक लड़की। किसी को भी तुम लड़का मानो, किसी को भी लड़की मानो। अब तुम सोचोगे कि हाय, एक लड़का और एक लड़की, ये लड़का इससे लड़की से 5 साल छोटा है, ठीक है। अरे कोई बात नहीं सर, 5 साल छोटा है तो क्या हो गया, भाई बहन है दोनों, भाई मानती है उसको, ठीक है। तो ये दोनों भाई बहन मानते एक दूसरे को। और क्या है, ये इसके साथ बैठा हुआ, तो इसके साथ बैठा है किसी बेंच पे, किसी कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे जो ये इसका कॉम्बिनेशन है, ये मान लो एक कंपाउंड बना रहा है। कौन सा कंपाउंड, उसका फॉर्मूला है कंपाउंड का AB, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक दूसरा लड़का आता है। हाय सर, ये आ गया दूसरा लड़का, हाय। दूसरा लड़का भी भाई है उसका, भाई मानती है, ठीक है। गधे सब विद्या मंदिर में पढ़ते हैं, ठीक है ना। विद्या मंदिर में भैया दीदी होता है। तो ये भी लड़का आया और ये क्या है, इस लड़के से ए वाला मान लेता, ये क्या है, ए क्या है, बॉय है। तो ए वाले बॉय से ये सी वाला बॉय क्या है, ज़्यादा ताकतवर है। तो वो क्या करेगा, ए वाले बॉय को हटा देगा, ठीक है। ये कहेगा कि भाई तुम हटो, मैं अपनी बहन के साथ बैठूंगा, ठीक है, आज मेरा मन है बैठने का। तो ये सी तो क्या है, इससे ज़्यादा ताकतवर है ना। तो क्या होगा, सी किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ। सी किसके साथ चला जाएगा, बी के साथ। सी चले आया बी के साथ और न्यू कॉम्बिनेशन बना लिया इसने, है ना। और बेचारा ट्रेजेडी भरा, ट्रेजेडी किसके साथ हुई, ए के साथ। ए बेचारा अलग हो गया। तो हुआ क्या, आप मुझे बताओ हुआ क्या। ए बी के साथ था, है ना, ए बी दोनों साथ में थे और मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाया था उन्होंने। कॉम्बिनेशन बनाना मतलब कंपाउंड टाइप, एक समझो एलिमेंट के लिए दो एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। फिर क्या हुआ, एक दूसरा उससे ताकतवर लड़का आकर क्या करता है, पहले वाले लड़के को हटा देता है और उसकी जगह वो बैठ जाता है ना, उस लड़की के साथ, अपनी बहन के साथ, है ना, बहन है तो बहन के साथ बैठ जाता है और नया कॉम्बिनेशन बनाता है, क्या, CB। तो ए बी के साथ रिएक्ट कौन करता है, सी चूंकि क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है, तो क्या करेगा, सी चला जाएगा बी के साथ और ए निकल जाएगा। अब ए बेचारा बिलबिलाए, चिल्लाए, कुछ भी करे, रोए, कुछ भी करे, वो सी को तो नहीं हटा पाएगा। वो छोटा सा लड़का क्या अपने से बड़े लड़के को और ताकतवर लड़के को हटा पाएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। नहीं, बिना किसी सहायता के तो बिल्कुल नहीं, बिना किसी हेल्प के तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अपने आप से तो उसको नहीं हटा पाएगा। तो यही क्या है, आपने क्या देखा, ए बी कंपाउंड से जो एलिमेंट ए था उसको हटा दिया किसने, सी ने, डिस्प्लेस कर दिया सी ने। बात समझ में आ रही है, क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया। तो इसका डिफिनेशन भी वही है, वन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, वन एलिमेंट
टेक प्लेस, ठीक है, द अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट की जगह कोई दूसरा एलिमेंट उसकी जगह पर आ जाए, नहीं डिस्प्लेस कर दे उसको, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, है ना। अब एक चीज मैं आपको कंफ्यूजन बताता हूँ, क्या कंफ्यूजन, मैंने लड़का और लड़की क्यों लिया, दो लड़के क्यों नहीं लिया, ठीक है। अब ये जो सी है ना, ये ए को ही हटा सकता है, बी को नहीं हटा सकता। लड़का लड़की को कैसे हटाएगा भाई, ये तो गलत बात हो जाएगी ना, है ना। वुमेन एम्पावरमेंट है तो लड़का लड़की को नहीं हटा सकता है, लड़की की कोच अलग होती है, लड़की का सीट रिजर्व होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ट्रेन बस में तो देखा ना, लिखा रहता महिला आरक्षित सीट, उसी तरह ये महिला आरक्षित सीट है, लड़का इसको हटा ही नहीं सकता है, पर कोई लड़की जरूर हटा सकती है। अब देखो यहाँ लड़का लड़की का मतलब क्या है ना, लड़का लड़का को ही हटाएगा और लड़की लड़की को ही हटाएगी। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसकी बात करते हैं ना, ये तो आप समझ गए ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CuSO4 प्लस Zn। CuSO4 एक कंपाउंड है और Zn एक एलिमेंट है। Zn क्या है, CuSO4 Cu से कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है ना। कॉपर से क्या है, ज्यादा। ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। और ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट, ठीक है। जिंक सल्फेट बना लेता है और साथ में क्या निकालता है, कॉपर। जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है, कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। कॉपर का कलर रेड ब्राउन कलर, वो तो हम जानते ही हैं, कॉपर का वायर घर में है, कॉपर के बर्तन भी घर में होते हैं, रेड ब्राउन कलर। तो हुआ क्या, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और वहां क्या आ गया, ZnSO4, Zn बना लिया। Zn उसकी जगह आ गया, SO4 के साथ पहले कॉपर था, अब SO4 के साथ जिंक है। बात समझ रहे हो ना। तो जैसे उसकी जगह वो आया, उसी तरह यहाँ पे Zn भी उसकी जगह आ गया और कॉपर बेचारा अलग हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। आप बात तो समझ गए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कलर भी चेंज हुआ, ब्लू कलर से किस कलर का हो गया, कलरलेस हो गया, है ना। तो देखो यहाँ पे अब ये बात है कि आप ये पूछ सकते हो क्या सर ZnSO4 को नहीं हटा सकता है। SO4 निगेटिवली चार्ज क्या है, कंपाउंड है, आयन है ना, कंपाउंड तो नहीं, कंपाउंड आयन है। और यहाँ पे क्या है, मेटल है और ये क्या है, मेटल है। मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज को हटाएगा और निगेटिव चार्ज वाला निगेटिव चार्ज को। Zn मेटल है तो मेटल वाले एलिमेंट को हटाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को हटाएगा और नॉन मेटल वाले ही नॉन मेटल को हटाएंगे। मतलब कि इलेक्ट्रो निगेटिव वाले ही इलेक्ट्रो निगेटिव को हटाएंगे। मतलब कोई लड़का लड़के को ही हटाएगा और लड़की लड़की को ही हटाएगा, है ना। ताकतवर भी होना चाहिए, कमजोर व्यक्ति नहीं हटा पाएगा, ठीक है। तो ये लड़का लड़की वाला एग्जाम्पल तो आप समझ गए ना। मैंने लड़का और लड़की क्यों लिया, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल पॉजिटिव और निगेटिव वाला मैं बताना चाहता था। हाँ, तो आप इस चीज को समझ चुके हो। तो इसको रिएक्शन को कराते कैसे हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा, CuSO4। उससे क्या होगा, जिंक के कुछ क्रिस्टल्स, कुछ छोटे छोटे टुकड़े मेटल के, जिंक के कुछ छोटे टुकड़े या कोई पट्टी भी डाल सकते हो, उसको हम इसमें डाल देंगे। पट्टी या टुकड़े जो मन करे आप डाल दो। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे क्या हो गया, ब्लू कलर से वो लिक्विड क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लिक्विड कलरलेस हो जाएगा। और साथ में ये जो जिंक का जो आप पट्टी देख रहे हो, ये पट्टी को हम बाहर निकालेंगे तो ये पट्टी कैसा रहेगा, रेड ब्राउन कलर का रहेगा। पहले ये कैसा था, पहले ये व्हाइट कलर का था, अब कैसा हो गया, रेड ब्राउन कलर का हो गया। तो हुआ क्या, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया गया, जिंक के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया है। तो उसकी जगह कोई आ जाए, तो आप समझ गए ना, कितना समझाऊं मैं इसको। तो आई होप आप समझ गए। 2-3 एग्जाम्पल जरूर इसमें से याद रखना, कलर के साथ, कलर भी याद होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा रिएक्शन हो रहा है ना। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये बहुत पॉपुलर है, Cu बहुत आसान भी है। कॉपर सल्फेट किसके साथ रिएक्ट करे, आयरन के साथ रिएक्ट करे, तो क्या बना ले, आयरन सल्फेट, और साथ में क्या निकल जाए, कॉपर निकल जाए। देखो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, कॉपर सल्फेट फिर से ब्लू कलर का, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है,
ब्लू ही होता है, पहले ये ब्लू था अभी ये ब्लू है। और आयरन का सल्फेट, आयरन का कलर क्या होता है? ग्रे, ठीक है, ग्रे कलर का होता है। ये एक्वस होगा, ये सॉलिड है, ये एक्वस हो जाएगा और ये सॉलिड हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? फेरस सल्फेट बना लिया, मतलब आयरन सल्फेट बना लिया। आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन, और कॉपर का तो आप जानते हो रेड ब्राउन। तो फिर से क्या हुआ? वही रिएक्शन लेते हैं। मान लो हमने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट को हम एक बीकर में रखते हैं, किस कलर का है? ब्लू कलर का, है ना। उसमें अगर हम आयरन का कुछ नेल डाल दें, क्या डाल दें? नेल तो जानते हो, कील काठी, है ना। तो कील को डाल दिया तो क्या होगा? कुछ देर बाद हम कुछ कील को डालेंगे तो क्या होगा? हम देख पाएंगे कि सॉल्यूशन ग्रीन हो गया, क्या ब्लू से ग्रीन हो गया। और जो कील थी उसको अगर हम बाहर निकाले तो कील के ऊपर पूरा लेयर जम चुका है, किसका? रेड ब्राउन कलर का। किसका? क्योंकि उसके ऊपर आ चुका है क्या? कॉपर। क्या आ चुका है? कॉपर आ चुका है। मेरी बात आप समझ गए? तो ये भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। अब आप कहोगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि FeSO4 और Cu को रिएक्ट करा दे तो CuSO4 बन जाए और Fe बन जाए? ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, Fe क्या है? Fe आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये तो ऐसा हो जाए छोटा बच्चा किसी ताकतवर खली जैसे व्यक्ति को हटा दे, ये मुमकिन नहीं है। तो क्या Fe जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स Fe जैसे ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स को हटा सकता है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो कॉपर आयरन को नहीं हटा पाएगा। बात में समझ गए? तो ऐसे रिएक्शन होंगे ही नहीं, ठीक है। नो रिएक्शन, क्या लिखेंगे हम? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। बात समझ गए आप? तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब एक बात और आती है, क्या बात आती है कि सर कैसे पता चलेगा? आपको पता कैसे चला कि Cu जो है कम रिएक्टिव है, Fe ज़्यादा रिएक्टिव है? आपने क्या दिया? Fe मोर रिएक्टिव। तो हमें कैसे पता चलेगा कि Fe मोर रिएक्टिव है ना? तो देखो मैंने यहाँ पे एक रिएक्टिव सीरीज मेटल का बना रखा है। ये क्या है? रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल है। आप इसको बना सकते हो, वीडियो को पॉज कर लेना कभी भी समझने के बाद, और अच्छे से कॉपी में इसको उतार सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सीरीज लिखा है ऊपर से नीचे घटते हुए क्रम में। इसमें कुछ नॉन मेटल्स भी है जैसे कार्बन, हाइड्रोजन। इसको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आगे भी आपको ये काम देगा। कार्बन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज भी शो करते, चार्ज के हिसाब से रखा है मैंने, ठीक है। डिपेंड करता है उस पर, तो कभी कभी काम देता है तो उसके हिसाब से भी आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दोनों शो करते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको रख दिया। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटासियम। पोटासियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव है लिथियम, ठीक है ना। तो उस तरह से मैंने इससे जो काम का है बस मैंने उसको ही लिखा है। सबसे ऊपर पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, है ना। फिर टीन, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे कॉपर है। कॉपर कहाँ है? यहाँ। और क्या है? आयरन कहाँ है? ऊपर, Fe, Cu। तो आपने देखा कि कॉपर नीचे है, मतलब कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देने की मतलब रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लेन देन ही तो होता है ना, ठीक है। तो वो कितनी आसानी से दे सकता है और कितनी आसानी से ले सकता है। तो यहाँ पे वही बात है, ये कम रिएक्टिव है कॉपर, और आयरन क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव। ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को हटा देगा, लेकिन कम रिएक्टिव वाला अपने ऊपर वाले को नहीं हटा पाएगा। मेरी बात समझ गए? अच्छा, तो इसको याद कैसे करेंगे? तो लिख लो पहले, तो आपको लगभग तो पता चल ही जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एक याद करने के लिए आपको एक तरीका बता दिया है कि आप एक सिंबल याद कर सकते हो। क्या कि मान लो क्या है कि कोई किसी को जेबरा बुला रहा है, तो जेबरा बुलाते वक्त क्या कहेगा कि वो उससे कह रहा है कि मुझे जेबरा मत बुलाओ, ठीक है। केयरलेस जेबरा, कैसा जेबरा? मतलब केयरलेस जेबरा बुला रहा है, तो कहेगा मुझे केयरलेस जेबरा मत बुलाओ जब तक कि क्या नहीं, तुम ये कोशिश करके सीख ना लो कि कॉपर कैसे गोल्ड को सेव करता है। इसी को इंग्लिश में लिखा गया है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेबरा, इंस्टेड ट्राइंग लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, ठीक है। तो प्लीज का पी से पोटासियम, स्टॉप के एस से सोडियम, कॉलिंग के सी से कैल्शियम, मी के एम से मैग्नीशियम, ए से अल्युमिनियम, केयरलेस से CAR से कार्बन, जेबरा से जिंक। अगर आपको कार्बन नहीं रखना तो केयरलेस हटा दो, सीधे कॉल मी अ जेबरा हो जाएगा। इंस्टेड से आयरन, आई से आयरन हो गया, ट्राई से टीन हो गया, लीड का लर्निंग हो गया, लर्निंग से LE से लीड हो गया, हाउ से हाइड्रोजन हो गया,
और COPP कॉपर से कॉपर ही रहा, सेब से सिल्वर हो गया और गोल्ड से गोल्ड ही रहा। तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए याद रखना। इसको आप 5-6 बार अगर दोहराते हो तो आपको फिर याद ही हो जाएगा, ज़िंदगी भर के लाइफ टाइम के लिए आपका हो जाएगा। तो बड़ा आसान है, ये सीरीज को आप याद कर सकते हो, कॉपी में उतार लो और फिर ट्राई करते रहना, आराम से हो जाएगा। तो आप समझ गए रिएक्शन को कि कैसे हम यहाँ पे रिएक्शन करवा सकते हैं ना। तो अब इसको भी मैं और रिएक्शन लेते हैं एक दो, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये तो हो गया मेटल की बात कि आपने कहा लड़का लड़का को हटा सकता है ना, तो मेटल मेटल को हटा सकता है। तो उसी तरह क्या हो जाएगा, AgNO3, AgOG, तो क्या करता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ रिएक्ट करता है, कॉपर के साथ। अब कॉपर के बारे में शिकायत हो सकती है, क्या कॉपर को ही सब हटाएगा, कॉपर किसी को नहीं हटाएगा क्या? तो अब देखो कॉपर भी हटाएगा। पिछली बार जिंक को नहीं हटा पा रहा था ना कॉपर, क्या कर रहा था, ZnSO4 के साथ या FeSO4 के साथ कॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा था, रिएक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन अब कॉपर रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्या बना लेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, क्या बना लेगा, Ag, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे। देखो अच्छा तो क्या हुआ यहाँ पे कि AgNO3 प्लस Cu और ये बना लिया, ये रिएक्शन नहीं हो रहा था। यहाँ पे Ag कहाँ है, नीचे, सिल्वर कॉपर से नीचे है, तो कॉपर सिल्वर को हटा सकता है, कॉमन सी बात है। आप समझ गए ना अब कि ऐसा कुछ नहीं है कि कॉपर को ही सब हटाएगा, कोई किसी से ऐसा नहीं है। बस ये है ना कि कौन कौन किससे कम रिएक्टिव है, कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव, कंपेयर की बात हो रही है। तो अब आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए। AgNO3 जो था वो कलरलेस था, कॉपर जो था वो क्या था, रेड ब्राउन कलर का था। जो यहाँ पे सॉल्यूशन बना CuNO3 का होल ट्वाइस, वो क्या था, जो यहाँ पे सॉल्यूशन बना है कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 का जो होल ट्वाइस बनाया था, ये किस कलर का था, ये ब्लू कलर का था। ये मैंने नहीं लिखा था तो अभी लिख दे रहा हूँ, ब्लू कलर का था। और Ag तो आप जानते हो व्हाइटिश सिल्वर कलर का होता है, व्हाइटिश ग्रे सिल्वर कलर का होता है, तो वो तो होता ही। चलो सर, आपने बताया कि लड़का लड़का को हटा सकता है, मतलब मेटल मेटल को हटा सकता है, तो क्या कोई नॉन मेटल को भी हटा सकता है? तो चलिए देखते हैं एक नॉन मेटल को लेकर, है ना। तो मान लो Ki है, मतलब पोटासियम आयोडाइड, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन के साथ। तो अब क्या ऐसा होगा कि यार Cl बना ले, Cl बना लेगा? नहीं, ये क्या है, नॉन मेटल है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो एक गर्ल गर्ल को ही हटा सकती है, एक बॉय बॉय को हटा सकता है। तो मतलब नॉन मेटल को हटाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज को हटाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव को हटाएगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KCl क्लोरीन आयोडीन को हटाएगा, ना कि पोटासियम को। आप मेरी बात को समझ गए ना, KCl, L तो छूट ही गया था, KCl और साथ में क्या बना लेगा, I2 आयोडीन। मेरी बात समझ गए ना, अच्छे से समझ में आ गई बात। आपको पता चला गर्ल और बॉय का मैंने एग्जांपल क्यों लिया, दोनों को बॉय क्यों नहीं माना या दोनों को गर्ल क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता था। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, सो क्लोरीन डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम पोटासियम आयोडाइड। ओके, तो आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा, मेटल का तो आपने बता दिया, नॉन मेटल में आप कैसे बताओगे, मैं कैसे याद रखूंगा कि याद रखूंगी कि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे नॉन मेटल का भी रिएक्टिव सीधे छोटा सा है, कुछ का ही काम आएगा, तो मैंने कुछ ही दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले कम रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ब्रोमीन लगभग बराबर ही होते हैं, पर चलो मैंने लिख दिया है उसको, ऑक्सीजन, उसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन और सबसे कम सल्फर। उसके बाद फास्फोरस भी है, रेड फास्फोरस, पर मैंने उसका नहीं लिखा है। चलो, तो ये आप समझ गए। तो आप देख रहे हो क्लोरीन कहाँ है, ऊपर है, किससे, आयोडीन से बहुत ऊपर है। तो आयोडीन को वो क्या कर सकता है, हटा सकता है, तो उसने यहाँ पे हटा दिया। तो आप समझ गए ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो अब क्या, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल, इतना एग्जांपल लेने के बाद अब सर क्यों एग्जांपल ले रहे हो, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। ये एग्जांपल आपके सिलेबस में 2 बार आता है, तो 3 बार आता है। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा एक बार अभी भी देख लेते हैं। Fe2O3, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, अल्युमिनियम के साथ, ठीक है। अब देखो ये आयरन ऑक्साइड है ना, खास रिएक्शन हो रहा है, ये बहुत काम का डेली लाइफ में तो हम लोगों के नहीं, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में ये बहुत काम का हो जाता है।
समझो इसको अच्छे से समझो, बहुत गर्मी है। हाँ, और वीडियो लेट इसलिए आई ना आज, क्योंकि आज मेरी बहन का बर्थडे था, तो उसमें मैं लग गया, तो वीडियो में बना ही नहीं पाया, लेक्चर में ले ही नहीं पाया। तो अभी मैं ले रहा हूँ दोपहर में, और गर्मी बहुत ज़्यादा, और फैन भी नहीं चालू है, तो पसीने आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, Fe2O3 आपको सीखना है अच्छे से। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ इतनी मेहनत से, तो आप सीखोगे और सारे रिएक्शन को लिखोगे, और मेरी बात को ध्यान समझ के नोट्स बनाओगे और फिर पढ़ोगे। ये सब कुछ मैंने बताया है आपको अच्छे से, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो देखो क्या हो रहा है, इसको थर्माइट रिएक्शन कहते हैं ना। थर्माइट रिएक्शन क्यों कहते हैं, या क्या नाम है इसका, क्या यूज है, आप इस पर क्यों इतना जोर दे रहे हो? तो देखो जोर इसलिए दे रहा हूँ ना कि Fe2O3 क्या करता है, अल्मुनियम के साथ वहाँ पर रिएक्शन इसका कराया जाता है। आयरन के ऑक्साइड को पाउडर फॉर्म में रखा जाता है, अल्मुनियम का भी पाउडर फॉर्म में रखा जाता है। और क्या किया जाता है, मान लो कि कहीं वैसा मशीन का कोई पार्ट टूट जाए जहाँ पे वेल्डिंग मशीन नहीं जा सकती, उसको जोड़ने का काम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कहीं सुदूर इलाका, रिमोट एरिया है, और वहाँ पर रेलवे की पटरी में क्या आ गया, क्रैक आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो हम वैसे चीज़ों को कैसे जोड़ सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, बकेट वगैरह में आप क्या कर सकते हो, इस रिएक्शन को करा सकते हो। एक मोटा सा बकेट लेना होगा, क्योंकि पतला सा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होता है इसमें। उसमें क्या डाल देंगे, आयरन और अल्मुनियम का पाउडर पूरा भर देंगे, और क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम रिबन डालेंगे। इग्नाइट करना होगा ना, हमें इग्नाइट करना होगा, तो एक मैग्नीशियम रिबन डालकर उसमें क्या कर देंगे, आग लगा देंगे, ठीक है। और थोड़ा दूर हट जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा, और ये इसके आयरन पिघलता है इसमें। और क्या होगा, अल्मुनियम जो कि क्या है, अल्मुनियम क्या है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो अल्मुनियम आयरन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, और उसकी जगह खुद आ जाएगा, अल्मुनियम ऑक्साइड बना लेगा सॉलिड स्टेट में। और साथ में क्या होगा, गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, जैसे अभी हो रही है वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये लोहा क्या हो जाएगा, आयरन क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, मेल्टेड आयरन को जहाँ भी हमको डालना है वहाँ पे सांचा बनाकर उसको ढाल सकते हैं, पटरी के बीच में हम उसको डालकर जोड़ सकते हैं, या कोई भी मशीन पार्ट को वेल्ड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, या उस खांचे को भर सकते हैं। तो पिघला हुआ लोहा मिलता है हमें, तो रिमोट इलाके में या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे वेल्डिंग मशीन नहीं ले जाई जा सकती है, वहाँ पे ये बहुत काम देता है। तो आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो आप अगर ये उतार चुके हो तो उतार लो पॉज करके, क्योंकि मैं आपसे मिटा रहा हूँ। हाँ, तो ये चीज आप समझ गए। अब इसके बाद आप समझ गए आयन का एक्सचेंजेशन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट असल में सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, एक चीज का एक्सचेंजेशन हो रहा है। और अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। ये दो बार डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो अब क्या है ना, जोड़ा दो दो का बनेगा। सब भाई बहन है, याद रखेगा ना, दूसरा कुछ नहीं, सब क्या है, भाई बहन है। फिर से मैं वही एग्जाम्पल सब लेने जा रहा हूं, वैसा ही। देखो होता क्या है, अभी क्या हो रहा है कि ए अपनी सीट पे बैठा, अभी ये नहीं, ठीक है, ये है ही नहीं, ए बैठा हुआ है ना, और यहां पे क्या है, डी भी बैठी हुई है। ए और डी अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे। हुआ क्या, बी आया, बी आई, चलिए बी क्या हुई, आई, और बी आई तो उसने क्या देखा, वो यहाँ पे बैठ गई, क्योंकि उसका दोस्त नहीं आया था, उसका भाई नहीं आया था, ठीक है। तो उसने सोचा कि शायद वो नहीं आएगा, तो वो यहाँ पे ए के साथ बैठ गई फर्स्ट बेंच पे। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका ताकतवर भाई क्या हुआ, ऐसा नहीं कि महिला ताकतवर नहीं होती, वो भी होती है, लेकिन उसका भाई उससे बहुत बड़ा था, तो वो आया और क्या हुआ,
वो आया तो इसके साथ बैठ गया, बैठ तो गया, पर इसका मन, ये जो सी का मन क्या है, मन है कि वो बी के साथ बैठे। ठीक है, तो वो क्या करेगा इस समय, क्या करेगा, मन है का मतलब वो उसके साथ ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबल है, उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो वो क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंजेशन में कोई दिक्कत नहीं है, वो कहेगा ए को कि तुम मेरी जगह आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह आ जाता हूँ। तो क्या कर रहा है, सीट का बदला बदली कर रहा है ना, एक्सचेंजेशन कर रहा है। तो क्या होगा, वो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, सी बी एंड ए डी। तो पहले क्या था, पहले था ए बी और सी डी, बाद में पलट कर क्या हो गया, सी बी ए डी। तो देखो क्या हो रहा, ए पहले बी के साथ था और सी डी के साथ, अब क्या हो रहा है, सी बी के साथ और ए डी के साथ है। तो एक्सचेंजेशन हुआ ना, सीट का एक्सचेंजेशन, आयन का एक्सचेंजेशन, पॉजिटिव वाला दूसरे पॉजिटिव वाले से क्या कर रहा है, बदला बदली कर ले रहा है सीट का, या निगेटिव वाला बदला बदली कर रहा है, मतलब अपनी रिएक्टिविटी के हिसाब से मोर स्टेबल होना चाहता है, इसके चलते वो क्या कर रहा है, आयन का एक्सचेंजेशन कर रहा है। इसको भी आप समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या होता है, एक्सचेंजेशन ऑफ आयंस। कौन से पॉजिटिव, जैसे आयंस में कौन से होते हैं, पॉजिटिव आयंस, और कौन से होते हैं, निगेटिव आयंस। जैसे मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, है ना, पॉजिटिव वाले होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, निगेटिव आयन होते हैं, है ना। तो पॉजिटिव आयन और क्या, निगेटिव आयन का क्या होना है, एक्सचेंजेशन होना है, क्या चीज के लिए, टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, कोई न्यू कंपाउंड बनाने के लिए ऐसा एक्सचेंजेशन होगा, तो क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। चलिए इसके एग्जांपल को देखें, देखते हैं एक दो एग्जांपल को। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ AgNO3 को, AgOg, सुनो जी वाला Ag है क्या, ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, NaCl के साथ। किसके साथ रिएक्शन हमने करा दिया, NaCl के साथ। क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, AgNO3 किसके साथ रिएक्ट करना, NaCl। तो Ag चला जाएगा किसके साथ, Cl के साथ, और Na चला आएगा किसके साथ, NO3 के साथ। ठीक है, तो Na आ गया NO3 के साथ, किसके साथ आ गया, NO3 के साथ सोडियम नाइट्रेट बना लिया। और सिल्वर किसके साथ चला गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया, AgOg। AgOg किसके साथ चला गया, सिल्वर क्लोराइड के साथ। और ये सिल्वर क्लोराइड है ना, व्हाइट प्रिसिपिटेट, व्हाइट PPT बनकर नीचे बैठ गया। तो इसको मैं मिटा दूं, और भी एग्जाम्पल तो लेने हैं ना, जगह चाहिए। तो क्या हुआ, ध्यान देना, क्या हुआ, दोनों सॉल्यूशन था, दोनों सॉल्यूशन था। एक में क्या था, AgNO3 था, AgOg वाला, और इसमें क्या था, NaCl था, साल्ट का सॉल्यूशन था। फिर हमने क्या किया, इसको उठाया और इसमें क्या कर दिया, उलेट दिया, है ना, इसमें उलेट दिया। दोनों कलरलेस ही थे। फिर क्या हुआ, जब दोनों को मिक्स कर दिया हमने, तो क्या हुआ, क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है। तो क्या हुआ, इसमें एक व्हाइट प्रिसिपिटेट नीचे बनकर क्या हो गया, फॉर्म हो गया, और ये बदल गया। क्या बदल गया, नीचे जो बैठ गया वो क्या हो गया, AgOg, क्या बन गया, AgCl, और एक कलरलेस सॉल्यूशन भी आ गया, क्या, NaNO3 का। बात समझ गए। तो ऐसा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्या हो रहा है, एक्सचेंजेशन ऑफ आयन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सचेंजेशन ऑफ आयन हो रहा है। समझ रहे हो ना, AgOg करके, समझ में आ रही बात। तो ये भी समझ गए आप। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है, BaCl2 प्लस Na2SO4। क्या है, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। कौन सा जी, सोडियम क्लोराइड, नमक का सॉल्यूशन। और साथ में क्या बनता है, बैरियम सल्फेट, BaSO4। और यहाँ पे बैरियम सल्फेट भी क्या है, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट है, व्हाइट PPT। वही चीज, जो चीज वहां था वही चीज। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो, Ba पहले किसके साथ था, Cl के साथ। अब Cl किसके साथ है, अब Ba किसके साथ है, SO4 के साथ। और Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक्सचेंजेशन ऑफ आयन, कंपाउंड नए बन गए, है ना। चलो, बहुत व्हाइट प्रिसिपिटेट बना लिया, अब थोड़ा सा अलग कलर का प्रिसिपिटेट बनाते हैं। और ये हमने प्रिसिपिटेट जो पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट में भी हमने देखा था, कौन सा, लीड नाइट्रेट के बारे में। लीड नाइट्रेट के बारे में आपने पढ़ा हुआ है।
तो PbNO3 लीड नाइट्रेट। लीड आयोडाइड, लीड आयोडाइड बनाता है और साथ में क्या बनाता है, कलरलेस लीड आयोडाइड, कलरलेस है लीड आयोडाइड, KNO3 नहीं, लीड आयोडाइड येलो प्रिसिपिटेट है, येलो PPT। ये पिछली बार भी आपने पढ़ा, मैंने ही पढ़ाया, आपको नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे, आप शुरू से देख सकते हो। अगर आपने शुरू से वीडियो नहीं देखा है तो येलो कलर का पिक्चर मिल जाए। तो PB पहले था NO3 के साथ, अब PbSCl के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट करता है, एक्सचेंजेशन ऑफ आयन हो रहा है। तो फिर से देखो, एक रिएक्शन और देख लेते हैं ना, उसके बाद हो जाएगा। ये रिएक्शन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर है, बेस का एसिड के साथ रिएक्शन। हमारा तो चैप्टर ही एसिड बेस साल्ट। NaOH HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, नमक, नमक समक, है ना। तो NaCl बना लिया और साथ में क्या बना, पानी। चलिए, तो क्या बन गया, NaOH, Na पहले था किसके साथ, OH के साथ, अब किसके साथ चला गया, Cl के साथ, है ना। अब क्योंकि हाइड्रोजन सर O के साथ चला गया, नहीं, ये हाइड्रोजन HOH है। अब देखो, अब ठीक लग रहा है, तो वही चीज़ है ना। तो आप समझ गए, ये सारा रिएक्शन आप समझ गए होंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वैसे तो बुक में पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए बस इतनी बात है कि एक्सचेंजेशन ऑफ आयन होता है और क्या है, डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इसमें छुपी हुई थी, जो मैंने आपको कोशिश की है कि आपको बताऊं और थोड़ा बहुत डेली लाइफ से भी जोड़कर आपको समझाऊं। अगर आपको समझ में सब कुछ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर भी आपको पता चल जाए कि मैं कब नेक्स्ट लेक्चर आ रहा हूँ। और हमारा इंतजार कीजिए अगले वीडियो तक के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।